राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार का बिराना कैरियर मेकर में। तो दोस्तों, आज का सेशन आपका पॉलिटी का है और पॉलिटी में आप सभी को विदित है कि हमने क्या कर चुके हैं। इससे पहले आर्टिकल 20 तक हम पढ़ चुके हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 एक बड़ा आर्टिकल है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इसकी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई है, जिससे इसकी सीमाओं में परिवर्तन भी होता रहा है। आर्टिकल 21 व 20 दो ऐसे आर्टिकल है जो कभी भी किसी भी स्थिति में आपके निलंबित नहीं किए जाते, यानी कि ये पूर्णतः बने रहते हैं। और ऐसा प्रावधान आपका किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। आर्टिकल 20 व 20 को निलंबित नहीं किया जाएगा, आंतरिक आपातकाल हो या बाह्य आक्रमण हो, किसी भी स्थिति में। चलिए, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 21 क्या है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अनुच्छेद 21। तो आर्टिकल 21 आपका होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसी को ही कहा जाता है जीवन जीने का अधिकार। यानी कि जीवन जीने का अधिकार या हमारा जीवन बने रहने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 जो संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के। लेकिन समझने वाली बात यह है, कुछ स्थिति में राज्य जो होता है वो हमसे हमारे जीवन जीने के अधिकार को छीन लेता है। आपने देखा होगा, जो अपराधी होती है घोर जघन्य अपराध करके वे जाते हैं तो कोर्ट उनको विधि के अनुसार क्या करता है, मृत्यु दंड देता है, यानी कि उनके जीवन जीने के अधिकार को वो खंडित कर देता है। जबकि हमारे संविधान संशोधन 44वें के द्वारा हमको यह प्राप्त है कि हमारे जीवन जीने के अधिकार का निलंबन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु दंड आपके जीवन जीने के अधिकार को खंडित कर रहा है? तो क्या ये असंवैधानिक है मृत्यु दंड? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर बनना चाहिए। और ये क्वेश्चन मोस्टली यूपीएससी में इसमें कम से कम 5 या 6 बार इस पर पूरा का पूरा व्याख्यान का टिप्पणी कराई जा चुकी है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम जीवन जीने के अधिकार के बारे में। तो जीवन जीने के अधिकार आपको प्राप्त है बिना किसी निलंबन के साथ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके में आप राज्य चाहे तो इस अधिकार का निलंबन कर सकता है। अब उन परिस्थितियों को समझते हैं। तो जी पहले तो सबसे पहले जीवन जीने का अधिकार क्या होता है? जीवन का अधिकार माना जाता है आपका एक पशु से इंसान बनने के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है वे सभी जीवन जीने के अधिकार में शामिल होगी। अर्थात एक पशु से, यानी कि एक पशु जो जीवन व्यतीत करता है उससे ऊपर उठकर हमें इंसान बनने के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है वे सभी इसके अंतर्निहित होगी। यानी कि हमारे पशुओं के जीवन में और मनुष्य के जीवन में विभेद करने के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वे सभी इसके अंतर्गत लाए गए हैं। तो सीधा सीधा डेफिनेशन का अर्थ यही निकलता है। अब अगर बात करें हम जीवन जीने का अधिकार, तो इसका किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से
वंचित करने के लिए राज्य को दो शर्तों का पालन करना होगा। कौन कौन सी दो शर्त है? अगर बात करें, ए इसका कहता है ऐसा करने के लिए या इस कार्रवाई के पक्ष में कोई कानून या विधि हो। बी पॉइंट इसका कहता है उसने विधि द्वारा विधित प्रक्रिया का, समुचित प्रक्रिया का पालन किया हो। समुचित प्रक्रिया का पालन किया हो। तो ये दो शर्तें हैं हमारे जीवन के अधिकार को खंडित करने के लिए राज्य सरकारों के पास, सरकार के पास या राज्य के पास या भारत सरकार के पास, जिसके भी पास है। तो अगर बात करें जीवन जीने का अधिकार, आप जानते हैं निरंतर होता है, यानी कि ये हमें बिना किसी रुकावट के साथ प्रदान किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन हमें ये अधिकार देता है। लेकिन अगर बात करें व्यक्ति को, अगर राज्य को किसी व्यक्ति से उसका ये मौलिक अधिकार को हनन करना है तो उसके लिए क्या होते हैं, दो कंडीशन बनाई गई है। पहला, ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि कानून ने शक्ति दी गई हो, यानी कि कोई विधि या कानून शक्ति देती हो राज्य को या कोर्ट को कि आप इसके मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं, जीवन जीने के अधिकार का। दूसरा, उस विधि के अंतर्गत जितनी भी निहित प्रक्रिया है, यानी कि समुचित प्रक्रिया, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का सही प्रकार से पालन हुआ हो। तो ये दो कंडीशन पूरी करके ही राज्य हमारे जीवन जीने के अधिकार का हनन कर सकता है। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं जब तक हम किसी भी विधि का हनन नहीं करेंगे तो तब तक हमारे इस अधिकार को छीना नहीं जाएगा, यानी कानून के द्वारा, कानून का हनन इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। यानी कि कोई कानून बनाया गया हो, जैसे आप समझ जानते हैं आईपीसी की धारा 302 में मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड से संबंधित है। लेकिन कब दी जाती है, जब हम किसी का मानववध कर देते हैं तो उस क्रम में चलकर हमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए कानून बना दिया आईपीसी, जिसमें हमने बता दिया, और इसके द्वारा मृत्युदंड देने के लिए इस पक्ष में आप जानते हैं जो कार्रवाई चलती है वो सीआरपीसी 1973 के द्वारा चलती है। तो प्रक्रिया सीआरपीसी हो जाएगी और आपका कानून आईपीसी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ये अब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो दो शर्तें हैं, इसमें यहाँ पर भी विधि का इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी विधि, यानी कि सीधा सीधा विधि से संबंधित ये अधिकार है, यानी कि इस अधिकार का हनन जो होगा विधि के आधार पर होगा। तो अब समझते हैं विधि शब्द का अर्थ। जो ये विधि शब्द है इसके प्रयोग में दो प्रकार के शब्द प्रचलित होते हैं। एक को कहते हैं हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक होती है सम्यक विधि की प्रक्रिया। तो अगर ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका स्रोत क्या होता है, यानी कि ये किसके संविधान में निहित है, ये आपका जापान से। और सम्यक विधि की प्रक्रिया, इसका स्रोत आपका होता है यूएस से। अब बात करते हैं इनकी व्याख्या किस केसों में की गई। एक वाद आता है, कौन सा वाद, ये होता है आपका गोपाल, एक है गोपालन वर्सेस भारत संघ, एक है गोपालन वर्सेस भारत संघ। इस
बाद में इसकी व्याख्या दी गई। और बात करें हम सम्यक विधि की प्रक्रिया, ये किसमें व्याख्या दी गई, तो ये दी गई आपकी मेनका गांधीवाद में। मेनका गांधीवाद या मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, इस वाद में इसकी व्याख्या दी गई। अब इन समझ लेते हैं ये व्याख्या क्या हो जाएगी, क्या क्या शब्द हो जाएगा, दिखता नहीं। अच्छा चलिए, तो अगर बात कर रहे हैं हम A.K. गोपालन वर्सेस भारत संघ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें कहा गया विधि शब्द का आशय, विधि शब्द का आशय संसद द्वारा बनाई गई विधि से है। अर्थात इस केस में स्पष्ट किया गया कि हम किसकी समीक्षा करेंगे, यहां पर समीक्षा होगी केवल संसद द्वारा बने कानून के प्रक्रिया की, या इस प्रकार लिख सकते हैं आप, इसमें समीक्षा हम किसकी करेंगे, इसमें समीक्षा आप केवल करेंगे राज्य द्वारा बनाई गई विधि की समुचित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। तो ये कहता है आपका, अगर बात की जाएगी ये सिद्धांत आपका लागू कब तक रहा, तो ये लागू रहा आपका 1950 से 1978 तक। अब ये जो सम्यक विधि की प्रक्रिया है, जो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 का जो केस था, इसमें ये स्पष्ट की गई। और इसमें क्या कहा गया, इसमें राज्य की बनाई गई दो चीजों की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। किसकी समीक्षा की जाएगी, एक तो विधि संवैधानिक है या नहीं, दूसरी समीक्षा जो यहां पर की जाएगी वो समुचित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं। और ये दोनों पॉइंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, इनको कहा जाता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये जो दो शब्द प्रयोग है, अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित या सम्यक विधि की प्रक्रिया, इसको लिख सकते हैं वर्तमान में लागू है। ये कहां पर लागू है, वर्तमान में लागू है। वर्तमान में अगर कोई प्रक्रिया लागू है वो यही है। हमें प्रकृति के न्याय के साथ साथ ये भी देखना होता है कि विधि संवैधानिक है, असंवैधानिक है। और एक चीज और जोड़ लेना इसमें, प्रकृति न्याय की समीक्षा, प्राकृतिक न्याय। तो प्राकृतिक न्याय की समीक्षा के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि विधि जो है संवैधानिक है, यानी कि हमारे संविधान के अनुरूप है या संविधान का हनन कर रही है। तो संवैधानिक में संवैधानिक की जांच होगी, प्रक्रिया की जांच होगी। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इसको कहा जाता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत इसको कहा जाता है। चलिए, तो ये दो शब्द है। अगर पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में पहले लागू थी, 1978 सीमा के तक ये लागू रही, लेकिन 1978 में जो मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट में आया, उसकी व्याख्या के अनुसार या उसके फैसले के अनुसार इस सिद्धांत को बदला गया। किसमें, सम्यक विधि की प्रक्रिया, जो कि ग्रहण किससे की गई, यूएसए के संविधान से।
और दोनों में डिफरेंस किस चीज का हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है एक तो विधि की जांच करना, समीक्षा करना, सही मायनों में विधि की समीक्षा की जाएगी कि ऐसा करना संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। दूसरा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन ये करती है, चलिए, यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन ये करती है। तो आप समझ गए होंगे प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता हमारे जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, लेकिन इसका हनन भी किया जाता है राज्य के द्वारा। विधि उसके लिए क्या होती है? 2 कंडीशन होती है। एक तो किसी न किसी विधि का हनन हुआ हो, ऐसा करने के लिए किसी विधि द्वारा राज्य को शक्ति प्राप्त हो। तीसरा, विधि की समुचित प्रक्रिया का उचित क्रम में पालन हुआ हो। तो ये तीनों पॉइंट के द्वारा राज्य चाहे तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं जीवन जीने के अधिकार के द्वारा हमारे कौन कौन से अधिकार इसके अंतर्निहित सम्मिलित है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। तो कुछ केस आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे, महत्वपूर्ण केसों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे अगर बात करें इसकी लिस्ट, केसों की लिस्ट काफी बड़ी है, 2020 तक समय समय पर केस आते रहे आर्टिकल 21 के बारे में, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से ही बात करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं बात, उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर लिखिए जीवन जीने के अधिकार। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। तो पहला वाद आ जाता है यहां पर कौन सा? ये आ जाता है गोविंद वर्सेस मध्य प्रदेश। और दूसरा वाद आ जाता है यहीं पर मधुकर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो इन दोनों केस में क्या प्राप्त है? आपका एकांता का अधिकार, अर्थात आप कह सकते हैं अकेले रहने का अधिकार। अगला केस लिखिए, अगला केस है स्वतंत्र सिंह वर्सेस, ये हो जाएगा आपका असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी। और इसके द्वारा क्या प्राप्त है आपको? विदेश में भ्रमण करने का अधिकार। चौथा केस आपका आ जाता है मेनका गांधी वाद। इसमें क्या दिया गया? गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। पांचवा लिखिए, ये हो जाएगा आपका अलगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल। और एक केस और लिखिए, तीनों में एक ही फैसला आया था, डी के यादव वर्सेस JMA उद्योग। और एक केस और, इन तीनों को समान डिसीजन है, ये हो जाएगा इस्माइल वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इन तीनों में क्या आपका अधिकार दिया गया? आपका अधिकार दिया गया आजीविका पाने का अधिकार। अब
दो केस फिर लिखिए। एक हो जाएगा यूपी सरकार वर्सेस चमेली सिंह, और एक और हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्सेस भारत संघ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्सेस भारत संघ। क्या फैसला दिया गया? यहां पर दिया गया आवास पाने का अधिकार। लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ। अगला केस लिखिए, लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ। और क्या दिया गया? इसमें दिया गया अधिवक्ता द्वारा हड़ताल असंवैधानिक। ग्यारहवा, हुसैन आरा वर्सेस बिहार सचिव। इसमें आपका अधिकार दिया गया तीव्र शीघ्र विचारण या तीव्र विचारण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार। और ये जो आपकी है हुसैन आरा खातून, इनके द्वारा ही इनको कहा जाता है PIL की जननी। चलिए, हुसैन आरा खातून बिहार से संबंधित केस था। इसमें क्या हुआ, इंपोर्टेंट केस है। जब हम PIL पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूर्ण रूप से डिस्कस आपका कर देगा। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, ये संबंधित है जो पकड़े जाते हैं कैदी, उनका काफी समय ट्रायल में लग जाता है, यानी कि 10 साल 20 साल के बाद उन्हें सजा होती है, जिसके और निर्दोष साबित होने पर उनके वे साल खराब हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अधिकार दिया गया जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत तीव्र विचारण का अधिकार भी है, यानी कि शीघ्र फैसला है, शीघ्र विचारण उसके वादों पर किया जाए। तो ये आपका है हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार सचिव केस। चलिए अगला केस 12वां। अगला केस आपका आता है हमदर्द दवाखाना वर्सेस भारत संघ। और इसमें क्या फैसला आता है? इसमें फैसला आता है वाणिज्य विज्ञापन विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन। 13वां केस ये हो जाएगा आपका जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ। और ये आपका नवीनतम केस है। कब का केस? ये केस है आपका 2017 का। और इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार दिया गया। फोन टैपिंग का मामला, आपकी बिना सहमति से आपसे वीडियोग्राफी करना, फोटो लेना, आपकी बातें सुनना, फोन टैपिंग करना, ये सब आपका खंडन होता है निजता के अधिकारों का। इसका एक विस्तृत भी है, आगे हम चलकर इस पर पूर्ण रूप से व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ पर निजता का अधिकार दिया गया आपको। 14वां आपका आता है, ये भी इंपोर्टेंट केस है वर्तमान का, फहीमा सरीम वर्सेस केरल वाद। और ये कब का है? ये रिसेंटली 220 यानी कि 2020 का ये केस है। और इसमें क्या डिसीजन दिया गया, क्या फैसला आया? इसमें आया इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, यानी कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना आपका मौलिक अधिकार है। इंटरनेट पर अधिकार होना, इंटरनेट की स्पीड पर आपका अधिकार होना, या आप समझिए आपके क्षेत्र में इंटरनेट उपलब्ध होना, ये आपका फहीमा सरीम केस में आपका मौलिक अधिकार माना गया।
यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कोई भी कंपनी इंटरनेट उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो अगर आप चाहे तो कंपनियों के द्वारा इसकी शिकायत कर सकते हैं और अपने इस अधिकार को पा सकते हैं, या कोर्ट के रास्ते भी आप जा सकते हैं। चलिए, तो फहीमा सलीम में क्या फैसला है? इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। इसके अगला बात जो आता है इम्पोर्टेंट, वो आ जाएगा नरेश मिर्जा वर्सेस भारत संघ। और ये कब का वाद है? ये भी आपका 2020 का ही है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया महिला को मातृत्व सुख का अधिकार। अब मातृत्व सुख क्या होता है? यानी कि मां बनने का अधिकार महिला को उसका आर्टिकल 21 के द्वारा दिया गया। अब अगला केस जो हम पढ़ते हैं ये हो जाएगा मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ। क्या हो जाएगा? मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ। और इसमें क्या हो जाएगा? आपने सुना भी होगा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, तो वो इसी केस के द्वारा लागू किया गया। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध। चलिए, तो इसके द्वारा ये लागू किया गया मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ। तो ये इतने केस आपके इंपॉर्टेंट है जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आपको प्राप्त है। चलिए, इसमें से जस्टिस मुट्टू स्वामी वाला केस और हुसैन आरा वाला केस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 या 3 केसों के बारे में। और फहीमा सलीम का केस भी आप याद रखना, ये पूछ सकता है, 2020 से आपका प्राप्त है। और वाकई तो अगर देखा जाएगा तो इसमें 5 या 6 केस आगे चल के हम विस्तृत इसमें अध्ययन करेंगे इन केसों के बारे में। चलिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए कि जो आपको जीवन जीने का अधिकार है, जैसा कि आप आर्टिकल 19 में जो आपको अधिकार है उसका अपवाद भी है, तो क्या आप मान सकते हैं आर्टिकल 21 के द्वारा आपको जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या मरने का अधिकार यानी कि इच्छा मृत्यु भी आपको आर्टिकल 21 देता है? अब इसी क्रम में हम आगे के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पढ़ेंगे। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि आपकी बनती है 1950 से लेकर 1997 तक। जितने भी वाद है उसके द्वारा आपको इच्छा मृत्यु का प्राप्त नहीं थी, यानी कि इच्छा मृत्यु को असंवैधानिक माना गया था। लेकिन 1997 के बाद ज्ञान सिंह वाद आता है और ज्ञान सिंह वाद में लागू किया जाता है कि आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार भी प्राप्त है आर्टिकल 21 के द्वारा। लेकिन इसको ही विस्तृत किया जाता है, जो वर्तमान में भी लागू है, वो आपका आता है शहीना बान वाद। होता क्या है, इस वाद में एक महिला होती है शहीना जी, तो उसकी क्या होती है, वो कोमा में चली जाती है, लेकिन लंबे समय तक कोमा में रहने के कारण उनके परिजन इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं तो उस पर कमेटी बनाई जाती है और पूर्ण रूप से उस कमेटी के निर्णय को लागू किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि इच्छा मृत्यु को 2 भागों में डिवाइड किया गया इस केस के द्वारा। एक हो जाएगी सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसे हम आत्महत्या के नाम से जाना जाता है, यानी कि मरने के लिए बाहरी किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा। वहीं एक इच्छा मृत्यु होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि वे व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे है या किसी बाहरी उपकरण के द्वारा वे अपना जीवन जी रहे हैं, किसी बाहरी उपकरण के माध्यम से। दूसरा, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ना ही वे अपनी रोजमर्रा जीवन को कार्य करने के लिए पर्याप्त उनके पास शक्ति है, यानी कि पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कोमा की स्टेज में वो व्यक्ति है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इच्छा मृत्यु मान सकता है उनका परिवार वाला हो, कोई कानूनी वारिश हो उसका, या कोई कानूनी देखभाल करने वाला व्यक्ति डीएम से ये इच्छा मृत्यु मांग सकता है। तो इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु उसको कहा जाता है जो बिना किसी बाहरी उपकरण के प्रयोग से स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त कर ले, यानी कि वे बाहरी उपकरण अगर उनसे वापस ले लिया जाए तो उनकी स्वतः ही मृत्यु हो जाए, इसको कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। चलिए, अब इस पर बात करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसका नोट कर लीजिए, 1 मिनट में फिर हटा लें इसको यहाँ से।
चलिए, तो निष्क्रिय अगर हम इच्छा मृत्यु की बात करते हैं, किसके इधर काटा है, चलिए ये हटा देते हैं यहाँ से। तो अब बात करते हैं आपके जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो प्रश्न यहां से किस प्रकार बनेगा, प्रश्न बनेगा क्या जीवन जीने के अधिकार में, क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, मरने का अधिकार भी शामिल है। अगर ये क्वेश्चन आ गया और इसकी आपको समीक्षा करनी है तो मुख्यतः आपको 5 केसों पर फोकस रखना है अपना आंसर। इसके लिए सबसे पहला केस आपको स्टडी करना होगा, जिसका हवाला देना होगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र वर्सेस श्रीपति दुग्गल, श्रीपति दुग्गल वार। और ये कब का केस था, ये था आपका 1987 का, ये केस हो जाएगा 1987 का। तो इसमें क्या फैसला दिया गया, इसमें फैसला आपका दिया गया जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो ये कहा गया आपका श्रीपति दुग्गल के द्वारा, दुग्गलवाद में। अगला जो केस यहाँ पर आता है वो आता है आपका, एक मिनट, एक केस और लिखना, श्रीपति दुग्गल। और यही फैसला किसमें दोहराया गया आपका, एक बात और आता है, ये होता है आपका पी रतन वर्सेस भारत संघ। और ये कब का बात है, ये हो जाएगा 1989 का। और इसी में ही पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया गया, यही निर्णय इसमें दोहराया गया। चलिए, अगला जो केस आता है ये आता है आपका ज्ञान सिंह वाद, इस प्रकार भी हो जाएगा, ज्ञान सिंह कौर भी कह सकते हैं आप। और ये कब का बात है, ये आपका 1997 का बात है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया आपका जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत, जीवन जीने के अधिकार, या इस प्रकार लिखे, आर्टिकल 21 के अधीन, आर्टिकल 21 के अधीन इच्छा मृत्यु का अधिकार भी है। तो पूर्ण रूप से इच्छा मृत्यु का अधिकार देने वाला केस आपका यही था, लेकिन इस फैसले को विस्तृत किया गया, यानी कि इस फैसले को बढ़ाया गया, या इसकी व्याख्या भी कह सकते हैं हम। इसकी जो व्याख्या आई, पूर्ण व्याख्या, तो ये किस वाद में आई, ये आई आपकी अरुणा शान बागवाल, अरुणा शानवाद में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या आई। और क्या बताया गया, इसमें कहा गया आपकी इच्छा मृत्यु 2 भागों में डिवाइड होती है। एक भाग किसका, एक होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि स्वयं की मृत्यु करने के लिए बाहरी साधन का उपयोग, स्वयं की मृत्यु कारित करने के लिए बाहरी साधन का यूज, तो यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
दूसरी इच्छा मृत्यु कौन सी होती है? ये होती है आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होगी? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आपकी होती है स्वयं की मृत्यु कारित करने के लिए कोई बाहरी साधन का यूज न किया जाए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, तो ये क्या होती है? स्वयं की मृत्यु कारित करने के लिए किसी बाहरी साधन का उपयोग न किया जाए। अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वो होती है जो स्वतः प्राप्त हो जाए, यानी कि किसी भी बाहरी साधन का इसमें यूज न करना पड़े। तो ये अधिकार आपको कुछ शर्तों के साथ दिया गया। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यह अधिकार कुछ शर्तों के साथ प्राप्त है। कौन कौन से शर्त हो जाएगी इसके द्वारा? तो अगर हम शर्त की बात करें तो इसकी मंजूरी डीएम देगा, जिले का डीएम, इस प्रकार लिखिए। डी किसकी निगरानी? यह सीएमओ व 2 डॉक्टर से बनी कमेटी की देखरेख में दी जाएगी। और इच्छा मृत्यु मानने का अधिकार या मांगने का अधिकार किसके पास है? एक तो उसके कानूनी वारिश या हकदार जिसे कहा जाता है, दूसरा संबंधित परिवार या देखभाल करने वाला व्यक्ति। इन तीनों के पास अधिकार होता है कि संबंधित व्यक्ति की बारे में इच्छा मृत्यु मांग सके। लेकिन देगा कौन? डीएम देगा। और इसको लागू कैसे किया जाएगा? सीएमओ व 2 डॉक्टर की कमेटी बनाकर उनके सामने ये संपन्न कराया जाएगा। ये होती है आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यानी कि अगर हम बात करें सक्रिय इच्छा मृत्यु को कहा जाता है आत्महत्या। आत्महत्या आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आपको प्राप्त है। ये आपके पॉइंट बनता है। आर्टिकल 21 कंप्लीट हो गया। और 44वां संविधान संशोधन मैं बता ही चुका हूँ, ये आपका निलंबन नहीं किया जा सकता इस अनुच्छेद का। चलिए, तो कंप्लीट आपका आज का आर्टिकल 21। एक तो ये वाद याद रखना, आपका जो इम्पोर्टेंट आता है हुसैन आरा खातून, ये काफी इम्पोर्टेंट वाद है। दूसरा, आपको इच्छा मृत्यु के बारे में तो पढ़ना ही होगा। इच्छा मृत्यु याद रखना, केवल हमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त है, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त है। और तो कंडीशन उसके लिए 2 बनाई गई है। एक तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मांगने वाला व्यक्ति कौन होगा, उस व्यक्ति से संबंधित जो उसका कानूनी हकदार यानी कि वारिस होगा, उसका परिवार मांग सकता है, या तीसरा जो उस व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो। तीनों के द्वारा इच्छा मृत्यु मांगी जा सकती है। लेकिन देगा कौन? डीएम देगा। और उसको संपन्न कराया जाएगा सीएमओ व 2 सदस्यीय डॉक्टर की कमेटी बनाकर इसको लागू कराया जाएगा। तो हमें केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अगर सीधा आंसर पूछा जाएगा क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, तो आपका आंसर सीधा वनडे एग्जाम में क्या होगा? नहीं, हमको ये अधिकार नहीं दिया गया।
क्योंकि पूर्ण रूप से हमको यह अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल आंशिक रूप से यह अधिकार दिया गया, जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी हमें कंडीशनों के साथ प्राप्त है। ये भी ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी मिल ही जाएगी, इसके लिए भी कुछ कंडीशन बनाई गई है कि बाहरी उपकरण का यूज नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से कोमा में होना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है, व्यक्ति कोमा में रहने के बाद अपना उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य करता रहता है, अंग उसके कार्य करते रहते हैं, तो उसमें भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए कंडीशन बनाई गई है कि बाहरी उपकरण का यूज ही ना करना पड़े, उसे बाहर से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं दिया जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाए, स्वतः ही उसकी मृत्यु होगी, केवल वे उपकरण हटाने के बाद जो उसको बाहर से प्राप्त प्रदान किए गए थे जीवन जीने के लिए। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर वनडे एग्जाम में इसका आंसर बनेगा तो नहीं, इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 के द्वारा मरने का अधिकार शामिल नहीं है। या इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरने का अधिकार की समय सीमा या किस सीमा तक हमें मरने का अधिकार प्राप्त था। तो केवल 1997 में एक बात आया था, उसी में हमें यह अधिकार दिया गया था पूर्ण रूप से मरने का अधिकार, लेकिन इसको पलट दिया गया था तुरंत अगले ही बाद में, जो कि आपका आता है अरुणा सांतवान, ये आता है। तो इसी में इसको पलटा गया, केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया, आपका वरदान कह रहे हैं सॉरी, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का आपका अधिकार दिया गया, वरदान नहीं है भाई, इच्छा मृत्यु। तो ये आपको याद रखना होगा, ये तो है ही। चलिए ठीक है, फिर आप आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। इसके बाद में आर्टिकल 22 हमारा अगला सेशन का टॉपिक रहेगा, उसको चाहे तो आप घर से पढ़ के भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों के साथ हम आर्टिकल 22 को भी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।